आज हम बात करेंगे जैसी फ़िरौन की कहानी के बारे में, जो आपको दिखाएगी कि कैसे आप अपने पैसे को संभाल सकते हो, अपना कर्जा चुका सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को एक नई डायरेक्शन दे सकते हैं बिना अपना दिमाग खोए। मार्च 2013 में जैसी की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल वक्त आया। वो अपने दूसरे बच्चे से प्रेग्नेंट थी और अपनी बेटी के साथ बैठकर उन्होंने अपने आने वाले महीने के एक्सपेंसेस का हिसाब लगाया। जैसे ही उन्होंने नंबर्स देखे, उन्हें एक शॉक लगा। वो बिल्कुल ब्रोक थे। उनका छोटा सा परिवार ऑलरेडी पे चेक टू पे चेक चल रहा था और अब वो बिल्कुल कर्जे के नीचे डूबने वाले थे। कुछ तो बदलना था। ये था उनका टर्निंग पॉइंट और ये कहानी शुरू होती है उनकी फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने की तरफ। उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को ड्रास्टिक तरीके से बदलना और स्मार्ट मनी स्ट्रेटजीज को अपनाया। सिर्फ $47,000 की सैलरी के साथ उन्होंने अपना कर्जा चुका दिया, अपनी सेविंग्स बढ़ाई, अपना मॉर्गेज भी पे ऑफ किया। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे हो सकता है, पर सच ये है कि पैसे के साथ स्ट्रगल करना हर किसी की जिंदगी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो आज के इस बुक ऑक्स में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे टिप्स और टेक्निक्स जो जेसी ने अपनाई थीं। बजट बनाने से लेके अपने कर्जे चुकाने तक, ये सारी चीज़ें आपको ऐसी ज़िंदगी जीने में मदद करेंगी जहां आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकें। तो आप तैयार हैं पैसे के साथ अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल में लेने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप ये हिंदी ऑडियो बुक समरी गेटिंग गुड विद मनी जैसी फ़िरौन सुन रहे हो बुक ऑक्स पे। अगर आपको ऐसी ही बुक्स पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। तो अब चलते हैं चैप्टर 1 की तरफ। पैसे के साथ स्ट्रगल करने की कई कहानियाँ होती हैं। पर्सनल फाइनेंस ये सिर्फ आपका है। हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है, पर हाँ, मनी स्ट्रगल्स को हम 4 अलग कैटेगरीज में बात कर सकते हैं जो कि अलग अलग पर्सनैलिटीज को दिखाती हैं। पहली कैटेगरी है फ्लोटर। ये वो लोग होते हैं जो पे चेक टू पे चेक जीते हैं और लगता है कि उनके पास कभी भी पैसे खत्म नहीं होंगे। फ्लोटर्स को ये लगता है कि वो अपने फाइनेंशियल गोल्स की तरफ कभी नहीं बढ़ रहे और इसी वजह से अक्सर ये लोग हर चीज़ से थक कर गिव अप कर देते हैं, पर ये सोचना गलत है। दूसरा कैटेगरी है डेयर डेविल। ये वो लोग होते हैं जिनकी बैंक अकाउंट में सेविंग्स के नाम नहीं होता। उन्हें लगता है कि उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन मैनेजेबल है, पर जब बड़ी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं तो कर्जा लेने लगते हैं। ये लोग ज़िंदगी में कभी भी अपनी सेविंग्स को सीरियसली नहीं लेते। तीसरा है स्पेंडर। ये वो लोग हैं जो अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं कर पाते, चाहे कोई भी चीज़ हो। उन्हें लगता है कि ये डील तो बेस्ट है, लेकिन फिर भी वो अपने बजट के अंदर रहने में फेल हो जाते हैं। इनकी स्पेंडिंग्स हैबिट्स उनको पैसे के ज़्यादा मज़े देते हैं, पर कभी कभी ये उन्हें फाइनेंशियल टेंशन्स में डाल देती है। और लास्ट है अवॉइडर। ये वो लोग होते हैं जो अपनी बड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जैसे स्टूडेंट लोन्स या रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स करने में इतना लॉस्ट हो जाते हैं कि वो अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं। ये लोग अपनी प्रॉब्लम्स को समझने की कोशिश नहीं करते और इससे वो फाइनेंशियली बर्नआउट हो जाते हैं। तो आप किस कैटेगरी में फिट होते हैं? हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है, पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये समझना है कि आप कौन से स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और कैसे उससे निकलने की प्लानिंग कर सकते हैं। जब ज़िंदगी की कई जिम्मेदारियों और फिक्रों के बोझ हों तो एक ग्रुप अपनी फ्यूचर को देखना भूल जाते हैं। हम में से ज़्यादा लोग अपनी फाइनेंशियल जर्नी के किसी न किसी हिस्से में एक न एक कैटेगरी में ज़रूर आ जाते हैं। शायद आपने अपने आप को एक या कई या फिर सभी 4 पर्सनैलिटी टाइप्स के साथ आइडेंटिफाई किया होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कहाँ हो अपने पर्सनल फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में। सबसे पहली बात ये है कि अपने यूनिक टाइप को पहचानना, ये आपके लिए पॉजिटिव चेंजेस लाने का पहला स्टेप है। सच ये है कि पैसे को संभालना 20% मैथ है और 80% बिहेवियर। मतलब आपको ये समझना होगा कि आप किस वजह से इस सिचुएशन में आए हैं और किस तरह से आप अपने एक्शंस को बदल कर अपनी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकते हैं।
जैसे फ्लोटर्स को बजट बनाना और उसको स्टिक करना सीखने की ज़रूरत है। डेयर डेवल्स को अपने सेविंग्स अकाउंट को बिल्ड करना होगा, तभी उनका फाइनेंशियल फाउंडेशन स्ट्रांग होगा। स्पेंडर्स को अपने बजट के टाइट होने पर जो उनके स्पेंडिंग्स ट्रिगर होते हैं उन्हें समझना होगा और उनसे बचना होगा। और अवॉइडर्स को अपने फ्यूचर गोल्स को दोबारा से देखना होगा और उनके लिए एक प्रॉपर प्लान बनाना होगा ताकि वो अपने गोल्स को एक्शन में ला सकें। और अब बात करते हैं एक बजट बनाने की। अगर सोच के बजट बनाना है तो आपको ऐसे लगता है जैसे आप कहीं भाग जाएं, तो टेंशन मत लीजिए, आप अकेले नहीं हैं, ये सबके साथ होता है। बजट बनाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है अगर आप थोड़ा पेशेंस रखें और स्टेप्स को फॉलो करें। दोस्तों, आप हिंदी ऑडियो बुक सुन रहे हैं बुक ऑक्स पे। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। बहुत लोग बजटिंग से इसलिए बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत काम है, पर सच ये है कि ये प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं है। जिससे अपना क्विक स्टार्ट बजट मेथड यूज़ करते हैं जो बिगनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ये थोड़ा सिंपल है, इजी टू इम्प्लीमेंट है और इसमें ज़्यादा सेटअप के भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ती। इस मेथड के लिए बस आपको अपने चेकिंग अकाउंट का बैलेंस, एक कैलेंडर और एक कैलकुलेटर की ज़रूरत है। सबसे पहले अपना करंट बैलेंस देखिए और फिर उसमें से वो बिल्स सब्ट्रैक्ट करिए जो आपके नेक्स्ट पेचेक के बीच ड्यू हैं। ध्यान रखिए कि पेंडिंग चार्जेस भी इंक्लूड हों जो अभी तक आपके अकाउंट में हिट नहीं हुए हैं। जो पैसे बचते हैं वो आप बजट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि ग्रॉसरीज और गैस। आप एक सेक्शन एंटरटेनमेंट के लिए भी रख सकते हैं और एक सेविंग्स के लिए। हर सेक्शन को एक सर्टेन अकाउंट असाइन करिए जब तक बैलेंस ज़ीरो ना हो जाए। इस मेथड को ज़ीरो बैलेंस बजट कहते हैं। कुछ फाइनेंशियल एक्सपर्ट ये सजेस्ट करते हैं कि हर महीने अपने सेविंग्स अकाउंट में कुछ पैसे डालें, पर जैसी का कहना है कि जब तक आपके बिल्स नहीं हो जाते सेविंग्स को पहले प्रायोरिटी ना दी जाए। उनके हिसाब से बिल्स पहले आने चाहिए, फिर सेविंग्स। जब भी आपको सैलरी मिले अपनी प्रीवियस बजट का बैलेंस ऐड करिए और वही स्टेप्स दोबारा फॉलो करिए। अपने कैलेंडर को चेक करिए और बिल्स की लिस्ट बनाइए और फिर अपने बजट को बैलेंस करिए और बस हो गया। देखा, इतना मुश्किल नहीं था। क्विक स्टार्ट बजट का मेन बेनिफिट ये है कि ये आपको स्मार्ट मनी हैबिट्स सिखाता है। ना सिर्फ आपका पैसा ऑर्गेनाइज होता है बल्कि ये आपको ये हैबिट बनाता है कि आप हमेशा अपने आने वाले और जाने वाले पैसे पे ध्यान दें। और जितना ज़्यादा आप ये करेंगे उतना ये आपके लिए आसान होता जाएगा। इमरजेंसी फंड्स। अब थोड़ा वक्त निकालिए और सोचिए कुछ ऐसा जो आपने कभी नहीं इमेजिन किया हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं ये हिंदी ऑडियो बुक ऑक्स पे। अब चलते हैं चैप्टर 3 पर। अगर एक दिन आपको किसी लाइफ अल्टरिंग इमरजेंसी का सामना करना पड़ा तो क्या होगा? क्या हो अगर किसी एक्सीडेंट में फंस जाएं या आपका जॉब खो जाए? क्या आपने बिना किसी इनकम के कुछ महीने जी पाएंगे? यह है वो जगह जहाँ एक इमरजेंसी फंड का काम आता है। एक बड़ा सेविंग्स अकाउंट जो आपको और आपके परिवार को तब बचाता है जब सब कुछ उल्टा हो जाए। ये फंड बिल्ड करना एक रेगुलर सेविंग अकाउंट के कंपैरिजन में ज़्यादा टाइम और मेहनत मांगता है, पर जब ज़िंदगी का बैलेंस हिल जाता है तब ये फंड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होता है। इसका गोल ये है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा हो कि आप बिना किसी और इनकम के 6 महीने तक अपने एसेंशियल एक्सपेंस पूरे कर सकें। ये नंबर कैलकुलेट करने के लिए अपने हर महीने के एसेंशियल एक्सपेंसेस को ऐड करिए और इससे 6 से मल्टीप्लाई करिए। ये टोटल अमाउंट आपको सेव करना होगा। ये नंबर काफ़ी बड़ा हो सकता है, पर इससे डरना मत। ये सिर्फ आपका एंड गोल है। शुरू में छोटे टारगेट सेट करिए और धीरे धीरे हर महीने ज़्यादा पैसे सेव करने की कोशिश करिए। अगर कभी टेम्पटेशन हो तो अपने इमरजेंसी फंड में से पैसा निकालने की कोशिश मत करिए जब भी कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस आएँ। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ अपने स्टेप्स को बढ़ाते वक्त इमरजेंसी फंड बनाने का आइडिया शायद पहले मुश्किल लगे,
आप सोच सकते हैं, अगर मैं अपना डेब्ट चुकाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इतना पैसा कहाँ से आएगा। लेकिन सच ये है कि एक इमरजेंसी फंड बनाना शायद थोड़ा ज़्यादा वक्त लेगा डेब्ट फ्री होने की प्रोसेस से, पर यह आपको डेब्ट फ्री रहने में मदद करेगा। इमरजेंसीज आएंगी और जाएंगी, तब ये इम्पॉर्टेंट नहीं होगा कि आपने अपना सारा कर्जा चुका दिया है कि नहीं। अगर आपके पास एक ऐसा फंड का बैकअप नहीं होगा जो वर्स्ट केस सिनेरियोज में आपको सपोर्ट करे, तो आप फिर से वही पुरानी सिचुएशन में फंस के रह जाओगे। दोस्तों, आप सुन रहे हो गेटिंग गुड विद मनी जैसी फेरॉन की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब आते हैं चैप्टर 4 पर, डेब्ट रीपेमेंट, स्नोबॉल वर्सेस एवलांचे। कर्जा चुकाना बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे वेट गेन करना। आसान है और ये कभी कभी एकदम से हो जाता है या धीरे धीरे आपके ऊपर चढ़ने लगता है। जैसे वेट लॉस में मेहनत लगती है, वैसे ही कर्जा चुकाना भी एक स्ट्रगल है। इसका कोई मैजिक सॉल्यूशन नहीं है और ना ही कोई क्विक फिक्स है। ये सिर्फ तब होगा जब आप अपने स्लीव्स उतार के मेहनत करेंगे। शुरू में थोड़ा डर का काम लग सकता है, पर घबराइए मत। अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से जैसी का मानना है कि कर्जा चुकाना एक्चुअली सेविंग्स बिल्ड करने से ज़्यादा आसान है। ये आइडिया थोड़ा अजीब लग सकता है, पर अगर आप अपने कर्जे का एक छोटा हिस्सा भी चुका देते हैं तो ये आपको और मोटिवेट करेगा फिनिश लाइन तक पहुंचने के लिए। डेब्ट रीपेमेंट के 2 मेन स्ट्रेटजीज हैं, स्नोबॉल मेथड और एवलांचे मेथड। स्नोबॉल मेथड में आप अपने कर्जे को सबसे छोटे से स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे सबसे बड़े कर्जे को चुकाते हैं। जैसे स्नोबॉल को हिल पर रोल करते हैं, वैसे आप छोटे कर्जे को चुकाते कर बड़े बैलेंस को टाइम के साथ चुकाते जाते हैं। एवलांचे मेथड का अप्रोच अपोजिट होता है। सबसे पहले आप अपने हाईएस्ट इंटरेस्ट वाले कर्जे को चुकाते हैं और फिर धीरे धीरे लोवेस्ट इंटरेस्ट वाले कर्जे को चुकाते हैं। ये स्ट्रेटजी भी इफेक्टिव है क्योंकि आप पहले उन कर्जों को ख़त्म करते हैं जो ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दोनों मेथड्स में एक बेसिक स्ट्रेटजी फॉलो करनी होती है। सबसे पहले हमेशा अपने बजट में डेब्ट रीपेमेंट को प्रायोरिटी दें। अगर आपकी इनकम स्टडी है तो हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट रखिए जो आपके मिनिमम डेब्ट पेमेंट्स को कवर करे। अगर आपकी इनकम थोड़ी इरेगुलर है तो जब भी एक्स्ट्रा पैसे मिलें उससे अपने डेब्ट रीपेमेंट के लिए रख दें। अगला स्टेप है अपने एक्सपेंसेस को रिड्यूस करना और अपनी इनकम को बढ़ाना। हम आगे कुछ स्पेसिफिक तरीके डिस्कस करेंगे इसके लिए, पर बेसिक आइडिया ये है कि जितना हो सके आप हर महीने ज़्यादा पैसे अपने डेब्ट को चुकाने के लिए रख सकें। जितना भी आप कर्जा चुकाने के तरीके चूज़ करें, जैसी कई गोल्डन रूल हैं, कर्जा लेना बंद कर दो, मतलब नो बोरोइंग मनी, नो न्यू लोन्स और हाँ, नो क्रेडिट कार्ड्स। ये शायद आपके पुराने पैसे के हिसाब से अपोजिट लगता हो, पर ये ही वो तरीका है जिससे आप सच में डेब्ट फ्री जिंदगी जी सकते हैं। पेइंग ऑफ योर मॉर्टगेज। अब थोड़ा बात करते हैं मॉर्टगेज को चुकाने के बारे में। तो आप सुन रहे हैं गेटिंग गुड विद मनी जैसी फेरॉन की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब हम लोग सुनते हैं चैप्टर 5। एक कॉमन एजम्पशन ये होती है कि अगर आपके मॉर्टगेज का इंटरेस्ट रेट लो है तो आपको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, लेकिन जो बहुत लोग समझते नहीं हैं वो है टोटल इंटरेस्ट पेमेंट, TIP। मान लीजिए आपका 30 साल का मॉर्टगेज $3 लाख का है और इंटरेस्ट रेट 4% है। अगर आप ये लोन पूरे 30 साल तक पे करते हैं तो आपको टोटल $5,15,608 पे करना पड़ता है। आप सोच रहे होंगे ये क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट का कुमुलेटिव इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है। आप एक्चुअली अपने लोन पर 72% इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जो कि $2,15,000 से ज़्यादा हो सकता है। ये जानकर बहुत लोग अपना बैलेंस जल्दी चुकाने की कोशिश में लग जाते हैं। मॉर्टगेज रीपेमेंट शुरू करने से पहले आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें जाननी चाहिए, जैसे आपका मॉर्टगेज किस टाइप का है और अगर आप उसको जल्दी पे करते हैं तो कोई पेनल्टी तो नहीं लगेगी।
अगर डाउट हो तो बैंक को कॉल करना हमेशा अच्छा रहेगा ताकि कोई सरप्राइज ना हो। जैसे जैसे आप अपना मॉर्टगेज चुका रहे हैं, आपका बेस्ट फ्रेंड होगा अमॉर्टिगेशन। ये एक तरीका है जिसमें आप देख सकते हैं कि आपका हर पेमेंट का इम्पैक्ट क्या है, साथ ही इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट भी प्रिंसिपल पर कैसा पड़ता है। आजकल बहुत सारे फ्री अमॉर्टाइजेशन कैलकुलेटर्स ऑनलाइन अवेलेबल हैं जिससे आप नंबर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए आप अपने पेमेंट स्पीड को 30 साल से 10 साल तक बदलना चाहते हैं, तो आप देख सकते हैं कि पेमेंट स्पीड किस तरह बदलती है। ध्यान रहे कि जितना कम टाइम देंगे आपकी मंथली पेमेंट उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन ये जानना हुआ नंबर आपको एक क्लियर गोल दे सकता है। अगर आज के दिन ये आपके लिए बिल्कुल फिजिबल नहीं है तो आप इस गोल को अपनी फाइनेंशियल डिसीजंस और मंथली बजट बनाने में यूज़ कर सकते हैं। मेकिंग स्पेस इन योर बजट, चाहे आप कर्जा चुकाने की कोशिश कर रहे हो या मॉर्टगेज पे ऑफ कर रहे हो, आपके बजट में थोड़ा स्पेस बनाना आपकी गोल्स को अचीव करने का एक बहुत जल्दी तरीका हो सकता है। दोस्तों, आप सुन रहे हो गेटिंग गुड विद मनी जैसी फेरॉन की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अब सुनते हैं हम लोग चैप्टर 6। अपने बजट को स्ट्रेच करना शुरू में मुश्किल लग सकता है, लेकिन छोटी चेंजेस भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकती हैं। एक अच्छी शुरुआत पॉइंट है ये समझना कि हर महीने का सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ जा रहा है। आयरॉनिकली एक बड़ा कल्प्रिट फूड होता है। टेक आउट फ्रोजन डिनर्स कन्वीनियंट होते हैं, पर ये घर पर बनाने गए मील से काफ़ी महंगे पड़ते हैं। एक अच्छा तरीका है कि आप हमेशा शॉपिंग लिस्ट के साथ जाएं ताकि सिर्फ वही खरीदें जो आपका सच में ज़रूरत है। और एक तरीका है अपने लग्जरीज का इन्वेंट्री लेने का और ये सोचने का कि क्या वो सच में इतना पैसा खर्च करने के लायक हैं। मान लीजिए अगर आप घर खरीद रहे हैं तो आप फर्नीचर पर कुछ पैसे सेव कर सकते हैं। वैसे ही आप अपने फूड एक्सपेंसेस को भी रिव्यू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या वो आपके लिए सच में वर्थ इट है। आप अपने सब्सक्रिप्शंस को भी थोड़ा कम कर सकते हैं, जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज या जिम मेंबरशिप जो आप उतनी ज़्यादा यूज़ नहीं करते। कॉस्ट को कम करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बजट में स्पेस बनाने के लिए आपको अपनी इनकम का भी इंक्रीज़ करना होगा। ये कैसे आसान है, पर करना थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है, लेकिन कुछ तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं। आप अपने इनकम को बदल सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, जैसे कि हायर पेइंग जॉब में शिफ्ट करके, रेज मांग के या एक सेकेंड जॉब लेके। अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप एक साइड हसल शुरू करने का सोच सकते हैं। अगर ये ऑप्शन फीसिबल नहीं है तो कुछ और तरीके हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे अपने पुरानी चीज़ें बेचकर और कुछ एक्स्ट्रा कमा सकते हैं जो आपको ऑनलाइन मार्केट प्लेस पर वेबसाइट पर बेचने को मिल सकता है। एक और लेसर नॉन ऑप्शन है अपनी यूटिलिटी बिल्स को निगोशिएट करके कम करवाना। अगर आप अपने प्रोवाइडर्स के साथ कुछ घंटे फ़ोन पर बात करें और लोअर रेट्स के लिए पूछें तो आप हर महीने काफ़ी पैसा बचा सकते हैं। ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है बजट स्ट्रेच करने की, लेकिन ये शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। ये आपका वक्त है क्रिएटिविटी दिखाने का और ये देखने का कि आपके लिए कौन सा मेथड काम करता है। बहुत लोग सिर्फ बिग पिक्चर्स को देखते हैं जब सेविंग मनी का प्रोसेस समझने की बात होती है, पर याद रखिए स्मॉल स्टेप पे भी ध्यान देना ज़रूरी है। बेबी स्टेप्स लेना और डिटेल पर फोकस करना आपको लॉन्ग रन में ज़रूर फ़ायदा देगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी हिंदी ऑडियो बुक समरी गेटिंग गुड विद मनी जैसी फेरॉन की। आप सुन रहे थे इस बुक को बुकऑक्स पे। अब चलते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस ऑडियो बुक समरी, कंक्लूशन। इस बुकऑक्स का मेन टेक अवे ये है कि पर्सनल फाइनेंस कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए। हाँ, शुरू में थोड़ा स्कैरी या इंटिमिडेटिंग लग सकता है, पर हर कोई पैसे को अच्छे से संभालना सीख सकता है। हर किसी का फाइनेंशियल जर्नी अलग होता है, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज ऐसी हैं जो सबके लिए काम करती हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ का सफ़र ज़्यादा मैथ के बारे में है, बल्कि आपकी बिहेवियर को ज़्यादा डिपेंड करता है।
आप अगर अपना बिहेवियर मनी के थ्रू बदल देते हैं तो आपका बजट स्ट्रांग हो जाएगा। आपको ओवरवेल्म या बर्नआउट होने से बचाने के लिए छोटे गोल से शुरू करिए और धीरे धीरे बड़े गोल्स की तरफ बढ़िए। पैसे के स्ट्रगल्स का ये साइकिल कभी भी एंडलेस लग सकता है, पर उम्मीद कभी नहीं छोड़िए। अपनी मनी हैबिट्स को समझकर और पॉजिटिव चेंजेस लाके आप अपने सपने की तरफ एक कदम और बढ़ रहे हैं। आप जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं वो आपके रिच के अंदर है, बस आपको पहला कदम उठाना होगा। बस इतना ही अभी के लिए। सुनने के लिए बहुत शुक्रिया। आप सुन रहे हैं गेटिंग गुड विद मनी जैसी फेरॉन की हिंदी ऑडियो बुक समरी ऑन बुकऑक्स। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपकी कोई भी फीडबैक्स इस बुक को रिलेटेड या इस चैनल के रिलेटेड हो तो प्लीज़ हमें कमेंट डाउन करिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली बुक पे।